नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत अलग है। यहाँ की राजनीति बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और न समझ में आने वाली कई बार ऐसी होती है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति सांप सीढ़ी का वो खेल है कि एक गलत चाल, जी हाँ बहनों भाइयों, एक गलत चाल आपको वापस जीरो पे या पहली लाइन पे पहुंचा सकती है। राजनीति के कितने भी पायदान आपने चढ़ लिए हों, एक गलत चाल आपको वापस वहीं पहुंचा देगी जहां से आपने शुरू किया था, और कभी कभी तो इन गलतियों की भरपाई भी नहीं हो पाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाले लोग, उत्तर प्रदेश में जिनकी पॉलिटिकल स्टेक बड़ी है, उनके हर कदम बहुत सधे हुए होते हैं। उनके हर कदम के पीछे कोई ना कोई तर्क होता है, कोई सोच होती है और उसके इम्पैक्ट का असेसमेंट होता है। ताजा मामला मायावती का है और अखिलेश यादव का है। ये दो पार्टियां जो जिनमें भाईचारा और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिन्होंने 2019 में, अब इनमें अलगाव और टकराव है। टकराव विद्वेष के स्तर पर पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि उसने बहुजन समाज पार्टी को एक्सपोज कर दिया है कि वो बीजेपी की एलाई है और बीजेपी के लिए काम करती है या बीजेपी के साथ खड़े। मायावती का कहना है कि वो कमजोर महिला नहीं है, बहुत संघर्ष करके यहां तक आई हैं। बीजेपी को साथ देने से बेहतर है वो संन्यास ले लेंगी राजनीति से। ये कहकर उन्होंने अपने उस बयान की भरपाई करने की कोशिश की जो उन्होंने 2 दिन पहले दिया था कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए एमएलसी के चुनाव में वो बीजेपी को भी वोट दे सकती हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मायावती के इस बयान को जोर शोर से प्रचारित भी किया, और करना भी चाहिए कि अगर आपका विपक्षी अगर एक कोई गलती कर जाता है तो आपको पूरा हक है कि आप उसको मुद्दा बनाएं। लिहाजा अपोजिशन के भीतर की ये लड़ाई, इसमें बीजेपी अभी कहीं सीन में नहीं है, अपोजिशन की ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में बहुत खुल गई। जिसको कहते हैं ना धागा खुलना, तो ये धागा खुल गया। तो क्या एक राज्यसभा की सीट के लिए अखिलेश यादव ने मायावती पर कोई ट्रैप डाला था, कोई जाल फेंका था? क्या मायावती और बीजेपी के बीच ये जो गलबहियां हो रही थी, इनको एक्सपोज करना मकसद था, या मायावती को कमजोर करके उनके वोट बैंक को खींच लेने का उनका मकसद था? क्या था? दूसरी बात, क्या मायावती ने राज्यसभा कांड के बाद उकसावे में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी का साथ देने का बयान दिया, या फिर उनकी सुविचारित सोची समझी योजना थी? क्या था? और आज मायावती ने अपने उस बयान को हालांकि समर्थन दिया, लेकिन बीजेपी के साथ बहुत दूर होने का उन्होंने ऐलान भी किया, क्योंकि यह असमंजस का वातावरण जो बना, मायावती को आज दोबारा आना पड़ा। सामान्य तौर पर वो 15 दिन 20 दिन के अंतराल में, 1 महीने के अंतराल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, पर ये बैक टू बैक उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा की और क्लैरिटी देने की कोशिश की। बीजेपी ने बुलंदशहर सीट पर यह मैसेज दिया और इस तरह के वीडियोज चलाए कि मायावती ने उन्हें समर्थन कर दिया है, जबकि बीएसपी का प्रत्याशी बुलंदशहर सीट से है, वहां भारी असमंजस है। दूसरी सीटों पर भी असमंजस है, इसलिए मायावती आज क्लैरिटी देने आई। वो बिहार में भी चुनाव लड़ रही हैं और जिन 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, वहां भी चुनाव मैदान में है। तो क्या ये मायावती की राजनीतिक भूल थी उस दिन दिया गया बयान, या फिर आज के बयान से वो कंपनसेट हो जाता है, हो गया होगा या नहीं? सबसे बड़ा मुद्दा, बीजेपी से नाराज दलितों का एक बड़ा हिस्सा और माइनॉरिटीज का एक हिस्सा और सवर्णों में एक वर्ग विशेष का हिस्सा, जिस पर बीएसपी अपना ये समझती है कि ये वर्ग उनके साथ हैं। इसको कोई नुकसान पहुंचा है क्या? मायावती के इस बयान ने उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया क्या? मायावती के इस बयान ने उनकी सधी चली आ रही राजनीति को, बिल्कुल फॉर्मेटेड पॉलिटिक्स को, क्या बहुत भारी डेंट पहुंचाया है? या फिर मायावती ने भी कोई जाल डाला है जिसपे समाजवादी पार्टी फंसी? लेकिन अगर आप वास्तविकता के धरातल पर एनालिसिस करें तो बीएसपी को नुकसान उनके 7 विधायकों का हुआ, बदले में उनको मिला क्या? 1 राज्यसभा सीट। और इस तरह का प्रचार कि बीएसपी बीजेपी के साथ जा रही है। क्या मायावती मुसलमान वोटों को
न मिलने की स्थिति में खुद को पॉलिटिकली सस्टेन कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। इसीलिए आज वो आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा कि मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, सबसे ज़्यादा टिकट दिए हैं, आज भी सबसे ज़्यादा एमपी उनके पास हैं। पर क्या जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदेश है उसके पैगाम को क्या मायावती तोड़ पाई? और क्या समाजवादी पार्टी अपने चाल में कामयाब रही कि उसने मायावती को एक्सपोज कर दिया? किसको क्या मिला? इसमें अगर कोई फायदे में है तो बीजेपी है। एक राज्यसभा की सीट देकर विपक्ष को आपस में लड़ा दिया, वो भी 2 लार्जेस्ट अपोजिशन आपस में भिड़े। तीसरी है कांग्रेस, वो उसमें मजे तलाश रही है, अपने लिए स्पेस तलाश रही है। समाजवादी पार्टी ज्यादा कांग्रेस मायावती को बदनाम करने में लगी हुई है और कांग्रेस गली गली घूम के ये बताने की कोशिश कर रही है कि मायावती तो बीजेपी के साथ चली गई। ऐसा कांग्रेस क्यों कर रही है? पुराना दौर याद करिए, 90 का और 80 का, जब इस समाज जिस पर मायावती की हुकूमत है उस समाज पर एकाधिकार कांग्रेस का हुआ करता था। प्रियंका गांधी की रणनीति यह है ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित इनको साथ लाना। तो उनको लगता है कि मायावती को जितना वो बीजेपी के करीब होने का प्रचार प्रसार करेंगे कांग्रेस को फायदा होगा। समाजवादी पार्टी को लगता है कि जब वोटों का वर्टिकल डिवीजन होगा तो उनके हिस्से में सारे एंटी बीजेपी वोट आ जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति वैसी नहीं है जैसी दूसरे राज्यों में है। और जो लोग बिहार के चुनाव परिणाम की प्रत्याशा में बैठे हैं कि बिहार चुनाव के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर जाएगी ये तय करेंगे, थोड़ा सा अपने विचारों में परिवर्तन लाइए। उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल नहीं होगा जो बिहार में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है, उत्तर प्रदेश के सोचने का तरीका अलग है, उत्तर प्रदेश के मुद्दे अलग हैं, उत्तर प्रदेश के नेता अलग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग अलग हैं, उत्तर प्रदेश का वोटिंग पैटर्न अलग है। और यहां पर जो लड़ाई है वो बड़ी आमने सामने की है। जैसा मैंने उस दिन कहा था, 2 आधार तल की लड़ाई है। आपको 2 में से एक चुनना है, तीसरा विकल्प आपके पास नहीं है, आपको चुनना ही पड़ेगा क्योंकि बेस 2 ही है, या तो एंड्रॉयड है या iOS है, ऐसे समझ लीजिए। तीसरा कोई विकल्प आपके पास है नहीं, तो आप किधर जाओगे? फोन चाहे जिस कंपनी की बना लो, जाना तो इन्हीं पे प्लेटफॉर्म पे पड़ेगा। तो इसलिए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति 2022 की बिल्कुल सर्वथा विपरीत होने जा रही है। तो जिन्हें लगता है कि बिहार के चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों को प्रभावित करेंगे तो वो अपनी राय में थोड़ा सा बदलाव लाएं। बिहार का चुनाव माहौल कोई भी जीतता है तो वो माहौल बनाने के काम तो आ सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी वही होगा ऐसा मैं नहीं मानता। अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रियलिटीज और बिहार की ग्राउंड रियलिटीज दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यहां न कोई नीतीश कुमार है और न यहां कोई तेजस्वी यादव है, न यहां कोई रामविलास पासवान है और न यहां कोई जीतन राम मांझी है। यहां सब 52 हाथ के हैं। यह उत्तर प्रदेश है। यहां छोटे छोटे भी विधायक न दूसरे राज्यों के मंत्रियों की क्षमता और औकात से बहुत बड़े हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2022 में क्या होगा ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन कल उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर बहनों भाइयों उपचुनाव है। इनके नतीजे जरूर उत्तर प्रदेश में इंपैक्ट डालेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। 6 सीट बीजेपी के पास है अभी और 1 सीट समाजवादी पार्टी की मल्हनी की, पारसनाथ यादव की। इज्जत दांव पे लगी बीजेपी की कि 6 में से 6 रिटेन करनी है। एक भी कम हुई तो विपक्ष शोर मचाएगा, कमजोर होने का ऐलान करेगा, आक्रमण की चेतावनी देगा, युद्ध घोष करेगा, ललकारेगा, फुफकारेगा, दौड़ाएगा, चीखेगा। और अगर कहीं बीजेपी की और कम हुई तो विपक्ष छाती पे बैठ जाएगा। और अगर बीजेपी रिटेन कर लेती है तो वो मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे कि जो एजेंडा हम चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में उस एजेंडे को जनता की मुहर लग गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चारों कोनों में ये चुनाव है। ईस्ट देवरिया, बांगरमऊ, घाटमपुर, मल्हनी, सेंट्रल यूपी, वेस्ट चलिए बुलंदशहर, अमरोहा चलिए रोहिलखंड, यानी 4 हिस्सों में चुनाव है बुंदेलखंड को छोड़कर। तो एक जनता का मूड पता चलेगा क्या है, एक्चुअल क्या ग्राउंड स्टेटस है, वो मुद्दे भा रहे हैं नहीं भा रहे हैं। तो कल मतदान होगा, स्थितियां स्पष्ट होंगी 10 तारीख को। कुछ बयान सुनिए फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं।